हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, हम देखते हैं सीटेट सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक पहली वीडियो में डाला गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी कामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर बी विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण। पियाजे ने बालक के विकास को 4 अवस्था में बांटा है। बालक के विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था संवेदी कामक अवस्था होती है, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था कितने वर्ष तक होती है? 0 से 5 वर्ष तक या 0 से 6 वर्ष तक। बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक मानी गई है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। तो इसका आंसर शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता। नेक्स्ट पॉइंट, ए एवं बी दोनों। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावनाएं बच्चे अपने ही बड़ों से सीखते हैं, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत भावना बच्चे अपने सहपाठी के साथ रहते हुए सीखता है, ना कि बड़ों से। और विशेष आवश्यकता वाले छात्र दूसरे क्षेत्र में अक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अनिवार्य नहीं है। मतलब कि ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से नहीं सीखता है। हमारे जो बड़े होते हैं वो बच्चों को ये नहीं कहते कि अगर कोई बच्चा है उसको कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके प्रति हीन भावना रखी जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम होते हैं, ना कि अक्षम। जरूरी ये चीज़ नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति हाथ या पैर से विकलांग है तो उसका माइंड का विकास ना हुआ हो। तो ये दोनों पॉइंट ए एवं बी दोनों ही गलत है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं: परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। विद्यार्थियों के
उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है। इनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला में यानी लैब में किया जाता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य देखती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है। क्या कारण है? मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवंशिकता, कुपोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक अक्षमता। मानसिक अक्षमता के कारण बालक या बालिका कोई भी हो, अपने आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो उनके माइंड का डेवलप है वो रुक गया है, मानसिक विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि वे अपने आयु वर्ग के नीचे की अवस्था का कार्य करने में भी अक्षम होते हैं, अर्थात अपने आयु वर्ग की जो नीचे की अवस्था का कार्य होता है वो चीज़ भी वो आसानी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है। विशेषता: बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन, सामान्य बालकों का अध्ययन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्बल बालकों का अध्ययन। दुर्बल या कमजोर बालकों के बारे में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या जानने का प्रयास करता है तथा उसकी समस्या का हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का स्थानांतरण है। सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। पूर्व में सीखे गए ज्ञान या वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल है, साइकिल को चलाने की जो कला है उसका प्रयोग स्कूटर चलाने से करना। साइकिल की जो सीखी गई कला है, साइकिल जो कोई चलाने की कला है उसका प्रयोग यदि स्कूटर चलाने से करता है तो इसी चीज़ को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। नामित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी, समानुपाती मापनी। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतराल मापनी। अंतराल मापनी के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का परीक्षण सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वो है मूल्यांकन, आकलन, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। मूल्यांकन वो आकलन प्रणाली होती है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच एक तर्क वितर्क यानी संवादात्मक प्रक्रिया चलती रहती है और इसी के परिणाम स्वरूप सीखने के वातावरण में बदलाव आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समान आयु वर्ग तथा बुद्धि स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कमजोर विद्यार्थियों में भी अंतर किया जा सकता है, सामान्य विद्यार्थियों में भी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में भी। विभेदीकरण परीक्षण इसके माध्यम से बालकों को उनकी क्षमता तथा बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान, हीनता की भावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीनता की भावना। शारीरिक दोषग्रस्त बालक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मन में हीनता का भाव आ जाता है, जिससे उनका अधिगम कार्य प्रभावित होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रेरणा, समझ, ज्ञान, स्व अध्ययन। बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो क्या होता है? प्रेरणा, मोटिवेशन। बच्चे मोटिवेट होकर चीज़ों को सीखने में तत्पर रहते हैं। मोटिवेशन के माध्यम से उनमें इंटरेस्ट बढ़ता है चीज़ों को सीखने के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा है इस चीज़ को भी जानना तथा बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक की उपलब्धि, उनके ज्ञान का स्तर तथा बालक की समस्याओं का या फिर उनके अधिगम से संबंधित चीज़ों का पता लगाया जा सकता है तथा उसका उचित उपचार भी किया जा सकता है। क्योंकि यदि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो बच्चा क्या सीख रहा है, क्या कमी कर रहा है, क्या सही कर रहा है, इस चीज़ को हम जानने में असमर्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का शिक्षा में योगदान। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपर्युक्त सभी चीज़ें। अधिगम का शिक्षा में योगदान किस प्रकार से है? व्यवहार में परिवर्तन करने से, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन करने में और उपर्युक्त सभी चीज़ें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक को नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप बालक में समायोजन की क्षमता के विकास के साथ साथ उचित व्यवहार भी परिवर्तित होता है। तो अधिगम में शिक्षा में योगदान ये सारी चीज़ें लाती हैं कि जैसे उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है और उनको नवीन अनुभव भी प्राप्त होता है और वो चीज़ों को समायोजित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दें एवं हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।